एवरीवन, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ आप म्यूचुअल फंड्स में ऐड करके एक 1.5 करोड़ की वेल्थ तक पहुंच सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई कार्ड पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा, इधर या इधर, तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम ओवर हियर। बस उसी वीडियो के बाद आई थॉट कि चलो एक डिटेल्ड गाइड बनाता हूं जिसमें मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा कि अगर किसी को भी म्यूचुअल फंड खरीदना हो तो वो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है एक म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले। तो मोटे मोटे तौर पे मेरे दिमाग में 4 सवाल होंगे। पहला सवाल होगा कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली है क्या। दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आ सकता है कि भाई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है। तीसरा सवाल है कि मैं म्यूचुअल फंड चूज़ कैसे करूं। और चौथा कि अगर मेरे सामने 2 म्यूचुअल फंड्स दिए हैं तो इसमें से कौन सा वाला बेटर है मेरे लिए जो मुझे सिलेक्ट करना होगा और बाय करना होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली क्या चीज़ है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है, एक ऐसा पूल ऑफ मनी है जहाँ पे मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स मिलके एक फंड हाउस को कुछ सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड करते हैं और वो फंड हाउस हमारे बिहाफ पे किसी भी तरह के एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करता है जो अल्टीमेटली हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। तो हर म्यूचुअल फंड का एक NAV होता है। उस NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ये डिस्क्राइब करता है म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस। जैसे आप इसको कंसिडर कर सकते हो जस्ट लाइक अ स्टॉक प्राइस। मान लेते हैं टाटा मोटर्स का रफली 500 रुपीज़ का एक स्टॉक आता है। सिमिलरली किसी भी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो उसका NAV कहलाएगा। जैसे जैसे NAV ग्रो करता है वैसे वैसे उसी परसेंटेज में आपका पैसा मल्टीप्लाई करता है। हर म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा मैनेज किया जाता है और ये म्यूचुअल फंड हाउस ज़्यादातर या तो एक बैंक होते हैं या NBFC होते हैं। तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो कभी कोई म्यूचुअल फंड तो वो यूजुअली एक्सिस बैंक करके स्टार्ट होगा या मोतीलाल ओसवाल करके स्टार्ट होगा। तो बेसिकली हर म्यूचुअल फंड के नाम में ही उसके म्यूचुअल फंड हाउस का नाम होता है। इनको AMCs भी बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। हर AMC एक म्यूचुअल फंड मैनेजर अपॉइंट करती है जिसका काम होता है कि वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट्स इस केस में हम लोग हो गए। तो हम मान लो एक SIP करते हैं 500 रुपये पर मंथ की। अब वो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है और उसको पता है कि भाई मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैसे डाइवर्सिफाई करना है और कौन कौन से स्टॉक्स परचेज करने हैं। तो वो हमारे बिहाफ पे एनालिसिस करेगा और हमारा पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब भाई AMC आपके लिए इतना काम करेगी, म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा बना के देगा, तो वो आपको कुछ पैसा चार्ज भी करेंगे। तो चलिए इनका रेवेन्यू मॉडल थोड़ा समझ लेते हैं AMCs का। मतलब डीपली नहीं जाएंगे बट ये समझने की कोशिश करेंगे कि एज ए कंज्यूमर आपको क्या क्या चार्जेस पे करने होते हैं। तो आपको सबसे पहले एंट्री और एग्जिट लोड पे करना पड़ता है जब भी आप एक म्यूचुअल फंड परचेज करते हो। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि एंट्री एग्जिट लोड बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है बट कुछ कुछ में सब्सटैंशियल भी होता है। तो एवरी सिंगल टाइम आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड परचेज करने जाओगे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप खरीदते समय और बेचते समय एक सर्टेन परसेंटेज उस AMC को पे कर रहे होगे। दूसरा चार्ज जो बेसिकली AMCs हमारे ऊपर अप्लाई करती हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये एक्सपेंस रेशियो आप पे एक पीरियोडिक बेसिस पे चार्ज होता है जो कि कहीं भी समवेयर फ्रॉम 0.1% टू अप टू 3% हो सकता है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें उसका एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम होना चाहिए क्योंकि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग में ये आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा हिट कर सकता है। इसके अलावा आप पे सेस, सरचार्ज और डिफरेंट तरह के टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं। तो आ जाते हैं हमारे तीसरे सवाल पे जो था कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली चूज़ कैसे करें। अब म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले मैं आपको इसका एक कैटेगराइजेशन बता देता हूँ। तो इसके म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी बेसिस पे कैटेगराइजेशन होते हैं। पहला कैटेगराइजेशन होता है कि म्यूचुअल फंड जो
अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो किस तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मेनली इसमें 3 होते हैं। पहला होता है आपका डेट, दूसरा होता है इक्विटी एंड तीसरा होता है हाइब्रिड। अगर आप लोगों ने रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ये सारे टर्म्स, बट मैं फिर भी एक बारी ब्रीफ दे देता हूँ आपको। डेट का बेसिकली मतलब होता है किसी तरह का लोन। अब ये लोन जो होता है यूजुअली गवर्नमेंट को दिया जाता है या गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं, और ये पैसा जो है यूजुअली बॉन्ड्स में जाता है, जो बहुत सेफ और सिक्योर तरीका होता है। मैं तो इसका काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास पैसा होता है एंड आई फील कि अभी मार्केट थोड़ी ओवर प्राइस चल रही है, मैं अपना पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे 5-7% मिलता रहता है, और जब मौका पड़ता है तो मैं तुरंत पैसा विड्रॉ करके मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ। दूसरा टाइप जो था हमारा वो था इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। तो ये वाले म्यूचुअल फंड्स बेसिकली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक एडवांटेज ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फॉर्म में, सिर्फ सिंगल कंपनी में नहीं, कई सारी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और ग्रोथ भी अच्छी रहती है। इसमें आपको हमेशा लिक्विड म्यूचुअल फंड से पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। एंड तीसरा हमारा होता है हाइब्रिड फंड्स। तो हाइब्रिड फंड्स में डेट और इक्विटी का एक मिक्स होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी म्यूचुअल फंड मैनेजर कि वो क्या प्रपोर्शन चूज करना चाहता है। कभी उनको अगर सेफ्टी रखनी होती है तो वो डेट 60-80% कर देते हैं, इक्विटी 20-40% रहने देते हैं, और कभी ग्रोथ ज़्यादा चाहिए होती है तो इक्विटी और डेट का रेशियो रिवर्स कर देते हैं। दूसरा आपका जो कैटेगराइजेशन होता है म्यूचुअल फंड्स का, वो बेसिकली होता है एक्सपेंस के कॉस्ट पे। अब एक्सपेंस के कॉस्ट पे आपके 2 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला होता है आपका एक्टिव म्यूचुअल फंड, सेकंड होता है आपका पैसिव म्यूचुअल फंड। बहुत सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड में बेसिकली फंड मैनेजर को काफ़ी रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है और एएमसी का काफ़ी पैसा लगता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके कोई भी तरीके के स्टॉक्स म्यूचुअल फंड हाउस को पसंद आ रहे हैं, मैनेजर को पसंद आ रहे हैं, तो वो ऐड कर देगा। उनको लग रहा है पोटेंशियल है ग्रोथ का, तो वो ऐड कर सकते हैं, और कोई स्टॉक्स अगर लग रहा है कि नहीं अच्छे नहीं है तो वो उसको ओमिट कर सकते हैं। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली आपका म्यूचुअल फंड हाउस बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मार रहा है, वो ना रिसर्च कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा उसको ये देखना है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ है। यूजुअली वो इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, इसीलिए पैसिव म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड्स भी बोला जाता है। मार्केट के इंडिसेस को कॉपी करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में 2 मेन इंडिसेस हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। क्या होता है कि जैसे निफ्टी बढ़ता है मान लीजिए, वैसे ही ग्रोथ आपकी म्यूचुअल फंड की रहेगी। अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा था, और आप लोग 2 सेकंड के लिए पॉज करके वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, आपको क्या लगता है कि किसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड में या पैसिव म्यूचुअल फंड में? और कमेंट करने के बाद गूगल करके अपना आंसर ज़रूर चेक करना। आपको बहुत सारे ओपिनियनेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बट मोर और लेस आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा किस में ज़्यादा बनता है। और इसके अलावा भी आपकी काफ़ी कैटेगराइजेशंस होते हैं, जैसे सेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है कि मान लो कोई म्यूचुअल फंड है वो आईटी कंपनीज में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, कोई है वो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में डाल रहा है, कोई ऐसा है जिसने बैंकिंग और मान लेते हैं एग्रीकल्चर का मिक्स रख लिया। तो ऐसे सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स का भी क्लासिफिकेशन होता है। एंड सिमिलरली लाइक जियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे भी होता है कभी कभी, कि जैसे आपको कोई फंड्स मिल जाएंगे जो आपके यूएस के स्टॉक्स में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वीडियो के लास्ट सेक्शन में आ गए हैं। अब हम देखेंगे 2 तरह के म्यूचुअल फंड्स एंड हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा। तो अभी आप जैसा मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने अपस्टॉक्स की वेबसाइट खोल रखी है। अगेन कोई प्रमोशन नहीं है, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली सारे इन्वेस्टमेंट्स अपस्टॉक्स के थ्रू ही करता हूँ। तो इनके होम पेज पे जब आप आओगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टू चूज़ म्यूचुअल फंड्स। मैंने आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए 2 म्यूचुअल फंड्स ओपन करके रखे हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड को परचेज करने से पहले उसका नाम ठीक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टर्म्स आपके जो नाम में होते हैं वही आपको समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका नाम है BOI एक्सा। तो मतलब कि एक्सा एंड बैंक ऑफ इंडिया का ये म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। दैट मीन्स जो हमारी
छोटी कंपनीज होती हैं उनमें इसका पैसा इन्वेस्टेड रहता है। डायरेक्ट प्लान IDCW पे आउट। डायरेक्ट का मतलब है कि इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं है। डायरेक्ट के अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट यू विल सी कि रेगुलर एक ऑप्शन होता है, रेगुलर में आपका कमीशन हाई होते हैं। तो आपको जो भी प्लान्स चूज करने हैं आपको मेक श्योर करना है कि आप डायरेक्ट ही चूज करो। एंड अगला है IDCW पे आउट। IDCW का बेसिकली फुल फॉर्म होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल। तो इसमें ये एक तरीके का डिविडेंड ही होता है। तो अगर आप ये वाला म्यूचुअल फंड लेते हो तो आपके अकाउंट में डिविडेंड्स आएंगे, जैसे आपको स्टॉक्स में आते हैं। तो डिविडेंड्स पे आगे कभी वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल समझ लेते हैं कि ये इक्विटी बेस्ड है, स्मॉल कैप में पैसा डाल रहा है, डायरेक्ट प्लान है और डिविडेंड देगा। ठीक, अब नीचे आएंगे, क्विकली फंड डिटेल्स चेक करेंगे कितना पुराना है। ओके 2018, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पुराना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 टाइम 5000 रुपीज़ से कम आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक कैप है कि मिनिमम आपको 5000 रुपये डालना ही है। एक्सपेंस रेशियो है 1.19%, लॉक इन पीरियड है 0 ईयर, एग्जिट लोड है 1%, एंट्री लोड कुछ मेंशन नहीं है और डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 0.4। ठीक है, उसके बाद आपके फंड पोर्टफोलियो में आपकी ये सारी कंपनीज हैं जिनमें इसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सारे बेसिकली आपके स्मॉल कैप कंपनीज हैं। स्मॉल कैप में एडवांटेज ये होता है कि कंपनी छोटी होती है तो उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मतलब जितनी बड़ी कंपनी हो जाती है उसके लिए उतना ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है। तो ये आपको बेनिफिट है। और उसके बाद आपके फंड मैनेजर्स के नाम आम दिए, तो हम लोग ने रियलाइज़ कर लिया कि हाँ ये इसकी डिटेल्स हैं। सिमिलरली अगले वाले को देखते हैं, इसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान, मैनेज बाय टाटा। डिजिटल मतलब इसमें डिजिटल कंपनीज मतलब IT कंपनीज होंगी। फंड डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट का मतलब हुआ आपका कि अगेन रेगुलर प्लान नहीं है तो कमीशंस कम होने वाले हैं। इक्विटी थीमेटिक फंड ग्रोथ बेस्ड है, तो इसमें आपको डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे। इसमें आपके जो डिविडेंड है, ग्रोथ का मतलब होता है डिविडेंड्स आपके री इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये अगर आपको जैसे मान लो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस या ऑन एन एनुअल बेसिस आपको रिटर्न्स नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि आपके जो डिविडेंड्स बन रहे हो वो वापस री इन्वेस्ट हो जाए, तो ग्रोथ बेटर ऑप्शन होता है। कंपाउंडिंग और ब्यूटीफुली काम करती है अगर ग्रोथ प्लान हो तो इसमें नीचे आ जाते हैं। ये आपके 1 ईयर 2-3 ईयर रिटर्न्स हैं, इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फंड स्टार्टेड 2015, ओके 3 साल और पुराना है उससे, तो मतलब 6 साल टोटल। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप 1 टाइम कर रहे हो तो 5000। आई थिंक SIPs वगैरह आप 500 रुपये से शायद कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो इज 0.36। पिछले वाले में 1.19% था, इसमें 0.36 है। मतलब अगर मैं ये लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे बेनिफिट होगा कि मुझे कमीशन कम पे करना पड़ेगा। एंड देन एग्जिट लोड इज 0.25%, वहाँ पे 1% था, यहाँ पे 0.25% है। ठीक है, डिविडेंड कुछ है नहीं बिकॉज ग्रोथ है। एंड उसके बाद इसमें कंपनीज हैं, तो इसमें आप देख सकते हो मेनली इसकी जो कंपनीज हैं वो सारी टेक कंपनीज हैं। एंड यहाँ पे उनका एसेट एलोकेशन दिया हुआ है कि कितने % म्यूचुअल फंड में लाइक इस कंपनी की हिस्सेदारी। तो 100% में से 23.8% एसेट्स इन्फोसिस के हैं, TCS के हैं। तो ऐसे करके इन्होंने डाइवर्सिफाई करके रखा है। तो अगर आप मतलब आपको IT इंडस्ट्री पसंद है, आपको लग रहा है कि वो आगे बूम करेगी और आप चाहते हो ऐसा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना जहां आपको कमीशन ज़्यादा ना पे करना पड़े, तो आपके लिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड बेटर रहेगा। एंड अगर आपको मान लेते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड सही रहेगा, लेकिन इसमें आपके कमीशन ज़्यादा हैं। तो आपको ऐसा म्यूचुअल फंड सर्च करना होगा जो डायरेक्ट हो और प्रेफरेबली ग्रोथ हो एंड उसमें कमीशंस वगैरह, एक्सपेंस रेशियो, एंट्री एग्जिट लोड वगैरह कम हो। ठीक है, अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए, बट इट वाज जस्ट कि आप लोग समझ सको कि एग्जैक्टली जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो यार खुलवा लो, किस बात की देर है। लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके किसी भी ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो यही था हमारा वीडियो on a comprehensive guide about mutual fund investing. If you have any questions, comment box में छोड़ देना, मैं सारे comments पढ़ता हूँ और मैं reply कर दूंगा। फाइनली वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जाना, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ये नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। एंड पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।